चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था। जो किया सो उसने पाया। कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे शामली के कैराना ले चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दो टूक ये कहा कि अगर कैराना में व्यापारियों को, दुकानदारों को अगर कोई तंग करेगा तो वो गोली उसी को लगेगी और उसकी पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। उत्तर प्रदेश चुनावों में एक बार फिर कैराना को लेकर सियासत गर्मा गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंचे, वहां लोगों से बात की, आश्वासन दिया कि अब अपराधियों की खैर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अपराध पर उनकी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। कैराना से सीएम योगी का वादा। नहीं बचेंगे अपराधी, उन्हें करना होगा पलायन। पलायन करने वाले परिवारों को सीएम योगी का भरोसा। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। 2016 में जो चंद परिवारों के साथ हुआ था, उन जख्मों पर मरहम लगाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कैराना पहुंचे। चुनावों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री के इस दौरे पर विपक्ष के सवाल जरूर उठे, लेकिन मुख्यमंत्री ने परवाह नहीं की। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बीजेपी के कई नेताओं के साथ सीएम योगी कैराना के उस इलाके में पहुंचे, जहां 2016 में पलायन की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री उन हिंदू परिवार वालों के बीच मौजूद थे जो पलायन कर चुके थे, लेकिन 2017 में सत्ता बदली, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और योगी मुख्यमंत्री बने तो भरोसा दिलाया कि अब कतई पलायन नहीं होगा। जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे, उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। मुख्यमंत्री ने घर वापसी करने वाले व्यापारियों से मुलाकात की, उनसे दिल की बात की। करीब 20 मिनट की इस मुलाकात में एक भरोसा था, एक वादा था। पलायन करने वाले परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें यकीन नहीं था कि खुद मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे हैं। हमारे पे एक ही चीज है जी, वोट सूरत से भी डालने, हमें बताया जी सूरत से डालने। इनका भाई है जी सूरत में रहे जी, भाई अभी उसका कहना, मेरी अभी भी बात हुई थी जी 10 मिनट पहले, कहने लगा एक बार महाराज जी को और बिठा दो, कैराना का बहुत बड़ा बिजनेस है जी। आप लोग अपना शुरू करिए ना, काम शुरू करिए। वो उसने तो ये शर्त रखी जी, एक जिस दिन शपथ ग्रहण में महाराज जी बोल रहे होंगे मैं सूरत से फ्लाइट में कैराना है, ये शर्त थी उसके आगे। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है।
हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। कैराना से पलायन करने वालों को मुख्यमंत्री योगी ने भरोसा दिया और कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र हर सूरत में लागू किया जाएगा। कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। योगी ने पीड़ित परिवारों से मुआवजे का भी वादा किया और लगे हाथ विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। दो चीजों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। पहला कहा जा रहा है आप एक धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा आपके आने की टाइमिंग को लेकर कि तब चुनाव थे तब आप आए थे और अब चुनाव है इसलिए आप आए। देखिए, अब ये चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। चुनावी नजरिए से बीजेपी का मिशन कैराना बेहद अहम है। यही वो मुद्दा है जिसके दम पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में लीड ले ली थी। कैराना से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कैराना जाना और पलायन करने वाले हिंदू परिवारों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिलाना कि वो अपने पूर्वजों की भूमि पर सुरक्षित है, बेहद अहम है। एक बार फिर सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह कैराना से जिन लोगों ने पलायन किया था अब लौट रहे हैं, उनको क्या कहा। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाता। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला शहर की में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जो किया सो उसने पाया, ठीक है ना। सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही फल प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि कैराना से पलायन का मुद्दा राजनीति का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मुताबिक यह राजनीति नहीं, अस्मिता का प्रश्न है। कैराना का पलायन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो
तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। सीएम योगी आदित्यनाथ के कैराना दौरे को लेकर आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने कुछ परिवार वालों से बात की और 2016 से लेकर अब तक के हालात के बारे में उनसे जानने का प्रयास किया। देखिए ये रिपोर्ट। इस तरीके से चले गए थे। हम उन परिवार वालों से ही बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या आज जो योगी जी का आना है किस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे इतनी खुशियाँ कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशियाँ हमें इतनी खुशियाँ हो नहीं सकती कभी भी। हमारे माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, संभल गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहे ना जनता के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल के जीते हैं। तो आप यहाँ से छोड़ करके भी आप लोग चले गए थी, महिलाएं भी हमारे साथ? हाँ सुना है, मतलब यहाँ पे गए, हाँ, लेकिन जो गए थे वो वापसी आ गए हैं। कितने परिवारों को जाना पड़ा था? 4-5 बार गए थे यहाँ से। 3-4 परिवारों को जाना पड़ा था, जो वापस आ चुके हैं, गुजरात चले गए। महिलाओं के लिए क्या कुछ बदला? क्या आज जो मुख्यमंत्री बहुत निडर होकर हम लोग अपने कैराना में आराम से रह रहे हैं, आराम से बसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा हम लोग करते हैं, हमें किसी का भी डर नहीं। कौन सा घर है आपका यहाँ पे? हमारा ये वाला घर है। ये घर है जी। पहले की स्थिति और आज की स्थिति में थोड़ा फर्क है। हम महिलाओं को बहुत सुरक्षा है। हमारी सिस्टर प्रयागराज से आई हुई हैं, इनको ट्रेन में बिल्कुल निडर एकदम अकेले अपने बेटे के साथ आई हैं यहाँ पर और बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं। इनको बस में बहुत आराम मिला। मैं भी यहाँ से शामली जाती हूँ, मुझे बहुत रिलीफ है। तो कान के कुंडल लोग खींच लेते हैं, हाथों की चूड़ियाँ निकाल लेते हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शाम को जाए, अंधेरे में आए, पानीपत पी जाते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। कुछ और महिलाएं हैं जो कि अपने घरों से निकल रही हैं, इनसे भी थोड़े बात करते हैं, क्योंकि यही वो घर है जहां पर डर का माहौल था। क्या ये डर का माहौल खत्म हुआ? डर का माहौल कुछ खत्म हुआ? हाँ, खत्म हो गया। तो ये स्थिति है इस गली में और इस जगह पे। कैराना के बाद अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां हवा और पानी दोनों ही इतने प्रदूषित हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज यमुना नदी की तस्वीरें आपके सामने आएंगी। पर्यावरण और नदी को लेकर सजग रहने वाले हर व्यक्ति को शर्मिंदा और चिंतित करने वाली है ये तस्वीरें। जहरीले झाग की एक मोटी चादर यमुना नदी के ऊपर तैरती नजर आई और उसी में आज छठ पूजा करने आई महिलाएं आस्था की डुबकी लगाती नजर आई। इन तस्वीरों को देखकर लगता है बर्फीले समंदर का भ्रम हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो ग्लेशियर टूटकर किसी नदी में गिर गया हो। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? ऐसा लगता है मानो ये महिलाएं बादलों के पार मस्ती कर रही हों। नाव की ये तस्वीर आपको श्रीनगर के डल लेक में नौकायान का भ्रम दे सकती है, लेकिन ये तमाम ख्याल मन से निकाल लीजिए, क्योंकि अब जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो आपको खूबसूरत ख्यालों से हकीकत की कड़वी जमीन पर उतार देगी। अब तक जिन तस्वीरों में खूबसूरती का एहसास हो रहा था, दरअसल वो दिल्ली के कालिंदी कुंज से गुजरने वाली यमुना नदी की तस्वीर है, जो आज इतनी ज्यादा मैली हो चुकी है कि पानी की सतह पर जहरीला सफेद झाग नजर आने लगा।
देश की राजधानी दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जो है वो पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है यमुना नदी के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक यमुना नदी के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। सफेद रंग की चादर जो है आपको प्रदूषण की चारों तरफ से नजर आएगी। AQI लेवल जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है और यमुना जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं वो यमुना पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो मैली हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये जो सफेद रंग के झाग आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पोल्यूटेड कर चुकी है। यमुना के मैली होने की तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पूर्वांचल के लोगों की लोक आस्था का महापर्व छठ आज से शुरू हो चुका है। आज नहाय खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हुई है। नहाय खाए के विधान के मुताबिक महिलाएं अपने अपने इलाके की पवित्र नदियों में स्नान कर उसी नदी के पानी से प्रसाद तैयार करती हैं। तस्वीरें देखिए, यमुना में खतरनाक जहरीले झाग की मौजूदगी के बीच भी आस्थावान महिलाएं किस तरह यमुना में डुबकी लगा रही हैं। यमुना का जहरीला पानी उनकी सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि इन महिलाओं में इस बात का कोई डर है। हमारे लिए कुछ नहीं है सर, हमारे लिए पवित्र है, कोई प्रदूषण नहीं है हमारे लिए, ना कोई बीमारी है ना कुछ है, हमारे लिए पवित्र है। ये हमारे जो बीमारी अंदर होता है ना वो भी ये दूर करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको पवित्र मानते हैं। लगता नहीं कि पानी ये साफ होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल साफ है, साफ होना चाहिए, लेकिन सरकार कोई उपाय नहीं करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर? इसी में तो सब कुछ करना पड़ेगा हमें, इसी वजह से हम लोग करते हैं बस। इस पानी को लेकर के आप घर भी जाएंगे? हाँ, घर भी जाएंगे, अभी इसी से सब कुछ ग्रहण करेंगे, इसी से प्रसाद उठार सब कुछ गंगा जल वो सब कुछ छीटेंगे, उसको बाद वो खाना बनाएंगे, उसको बाद ग्रहण करेंगे, उसको बाद सब कुछ करेंगे। इसके प्रसाद उरसाद सब इसी से आज से शुरुआत है हमारे छठ पूजा। छठ पूजा बहुत भारी है तो इनको सरकार के सुविधा करना चाहिए। सरकार आ जाते हैं वोट लेने और कोई चीज के सुविधा नहीं करते। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में दूर दूर तक फैला सफेद रंग के जहरीले झाग का साम्राज्य। यकीनन ये तस्वीरें खौफ और चिंता पैदा कर रही हैं कि नदी को माता मानने वाले देश में आखिर नदियों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। जहां धर्म को सियासत की सीढ़ी बनाया जाता है, छठ पर छुट्टियां घोषित की जाती हैं, वहां ये उस नदी का हाल है जिसमें छठ पर्व मनाने वालों की अपूर्व आस्था है। पानी जो है वो अब यमुना का इकट्ठा करके अपने घर लेकर के जा रही हैं और इसी से अपना जो प्रसाद है भगवान को जो चढ़ाया जाएगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, उन सब को इसी पानी से जो है वो बनाया जाएगा और उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये पानी जो लोग पी नहीं सकते, अगर पी ले तो कई तरीके की बीमारियां उनको हो सकती है और इस पानी को लेकर के ये लोग जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम चीजें कही जाती हैं कि इस तरीके से पानी की स्थिति हो तो लोगों को घरों के अंदर जो है वो ना जाना पड़े, यमुना के अंदर ना कूदे। आस्था के आगे तमाम परेशानी छोटी पड़ जाती है। सरकार को भी ये पता है कि मुसीबतें कितनी भी पड़ी हो, पर्व के उल्लास में लोग सब भूल जाएंगे। शायद इसलिए यमुना की सफाई में सरकारी स्तर पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। मैं आज बहुत सोच समझ के एक बात बोलना चाह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए जो लोगों के जीवन से भी खेल रही है, लोगों की आस्था से तो खेल ही रही है। लेकिन अगर आप 7 साल बाद ये तस्वीर देते हैं दिल्ली को, तो इसमें इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं। अभी तो नहा रहे हैं, अभी 1 घंटे से मैं घूमते घूमते देख रही हूँ, फिर मजबूरी है इसीलिए नहा रहे हूँ। हम सब जा रहे हैं नहाने के लिए, लेकिन कुछ बोलो आप सब सरकार को कि कुछ सफाई करे इसमें। नदियाँ जीवनदायिनी होती हैं। भारतीय मानस ही नहीं, मानव सभ्यता में नदियों का अहम स्थान है। लेकिन मैली यमुना की ये तस्वीर चिंता पैदा करती है, हमें शर्मिंदा भी करती है कि आखिर हमारी आंखों के सामने ही यमुना का ये हाल कैसे हो गया। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। यमुना नदी में प्रदूषण का मामला तो दूसरी तरफ यमुना किनारे छठ पर रोक। इन दोनों मामलों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी यमुना किनारे पहुंच गए। फावड़े से छठ घाट बनाकर प्रवेश बनाकर छठ पूजा बैन का विरोध भी किया। यमुना नदी में पानी की सतह पर तैरते जहरीले सफेद झाग की तस्वीर टीवी चैनलों पर जैसे ही नजर आई, दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया। मुद्दे 2 थे, यमुना में प्रदूषण और यमुना नदी के किनारे
छठ पर्व मनाने पर रोक। यमुना नदी घाट पर छठ मनाने पर रोक के खिलाफ विरोध जताने बड़ी तादाद में महिलाएं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की अगुवाई में यमुना तट पर पहुंच गई। महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रही थीं। तख्तियों पर लिखा था, नहीं लगेगी छठ पर रोक, केजरी रोक सके तो रोक, छठी मैया हम आएंगे, यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। थोड़ी देर बाद यमुना किनारे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी पहुंच गए। प्रवेश वर्मा ने फावड़ा उठाकर प्रतीकात्मक रूप से छठ पूजा के लिए कुंड का निर्माण किया। उन्होंने साफ ऐलान किया कि यहीं पर छठ पर्व मनाया जाएगा। के मुख्यमंत्री जिनको पूर्वांचल के भाइयों बहनों ने इतनी ज्यादा संख्या में वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। उनको चाहिए था कि यहाँ दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन आ जाता और वो सारी व्यवस्था करता। हमको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चाहते हैं कि त्योहार ना हो। इसलिए हम बहुत ही सद्भाव से सभी पूर्वांचल के भाई बहन हम यहाँ पे घाट बनाएंगे और सभी यहाँ पर 10 तारीख को पूजा करें। बीजेपी के एक अन्य सांसद मनोज तिवारी ने भी यमुना किनारे छठ पूजा पर बैन को लेकर अपनी आवाज उठाई। आपने जाना होगा कि अभी जमुना जी पर छठ करना प्रतिबंधित कर दिया। पहले तो पूरा ही प्रतिबंधित करने की कोशिश किया। धन्यवाद मीडिया को, धन्यवाद छठ व्रतियों को, धन्यवाद दिल्ली के लोगों को, सब सड़कों पे आए, छठ का प्रतिबंध हटा, लेकिन जमुना जी प्रतिबंधित रहेंगी। अब समझ में आया है कि जमुना जी क्यों प्रतिबंधित रहेंगी, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, भैया तेरा इधर आना बाबू, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। दिल्ली में छठ को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासत फुल है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी घाटों को लेकर बीजेपी पर गर्म थी। द्वारका से आम आदमी पार्टी के सांसद विनय मिश्र बीजेपी मेयर पर ये आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे कि दुर्गा पार्क द्वारका में मेयर उन्हें घाट बनाने से रोक रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 1068 घाट पे छठ पूजा का परमिशन दिया। ये दुर्गा पार्क का कलर है, रजिस्टर्ड साइट है। यहाँ पे जब हम छठ घाट का मरम्मत का कार्य शुरू करवाने आए तो भाजपा के गुंडे, भाजपा के यहाँ से वर्तमान मेयर, उनके कहने पे यहाँ पे आए और काम को रोक दिया। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ कि हम पूर्वांचल के लोग अपनी छठ पूजा नहीं कर सकते? छठ घाट पर सियासत सख्त है। बीजेपी यमुना नदी किनारे छठ मनाना चाहती है, लेकिन इस प्रदूषित पानी के बीच कोई कैसे त्योहार मनाए? हम इस वक्त है कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज पर, जहां पर आपको मैं हमारे कैमरामैन शगुन को बोलूंगी थोड़ा कैमरा घुमाकर पैन करके दिखाएंगे कितना तो यहाँ पर पानी में झाग है और पानी जो इटसेल्फ है कितनी बुरी तरह से काला भी है, उसमें बदबू भी बेहद है और उसमें कूड़ा भी बहुत सारा है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है हमको कि पानी की सफाई को लेकर कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। इन तस्वीरों पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। अमित मालवीय ने ट्वीट किया, छठ पूजा कर रहे श्रद्धालु जहरीली यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। दिल्ली में बड़ी तादाद में लोग छठ मनाते हैं और ये तस्वीर जो लोग इस पर्व को मनाते हैं उनको सुविधा मुहैया कराने के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है। अनीसा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश के आरोपों की जांच अब शुरू हो गई है और इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम आज मुंबई में है। कई जगहों पर पड़ताल भी की जा रही है जहां पैसे के लेन देन की बात की गई थी। इन आरोपों के केंद्र में खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं। क्या आर्यन की रिहाई के लिए हुआ था सौदा? क्या आर्यन को ट्रैप करके कीमत वसूली गई? क्या शाहरुख खान की टीम ने अदा की कीमत? वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच तेज।
एनसीबी अपने अफसर की जांच में जुटी। इस शख्स को आप अच्छी तरह जानते होंगे। प्राइवेट जासूस बताए जा रहे किरण गोसावी का ये बॉडीगार्ड था। नाम है प्रभाकर सैल। और उसी ने संगीन आरोप लगाया था कि आर्यन खान को छोड़ने के एवज में वसूली की कोशिश की गई थी। सवाल सीधा उठा था समीर वानखेड़े पर। आरोप ये भी था कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी बातचीत के लिए पहुंची थी और जिस 25 करोड़ की रकम की उगाही करनी थी उसका एक हिस्सा वसूल भी लिया गया था। इन आरोपों के बाद ही समीर वानखेड़े मुश्किल में आ गए थे। उनसे ड्रग्स केस की जांच टीम की अगुवाई छिन गई थी और अब दिल्ली से आई ये खास टीम वानखेड़े पर लगे संगीन आरोपों की जांच कर रही है। सोमवार को विजिलेंस टीम एनसीबी विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह की मौजूदगी में मुंबई पहुंची और ताबड़तोड़ जांच शुरू की। विजिलेंस टीम ने लोअर परेल, वर्ली और ताड़देव इलाके में जांच की। ये वो इलाके हैं जहां आरोप है कि पैसे का लेन देन किया गया। एनसीबी की टीम वर्ली में इंडियाना होटल के बाहर पहुंची। ये होटल वर्ली ताड़देव इलाके में है। प्रभाकर सैल के आरोप के मुताबिक यहीं पर नोटों से भरे बैग लिए गए थे। यहां एनसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया। दिल्ली एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है वो इस वक्त मुंबई पहुंच चुकी है और वो दूसरी बार यहाँ मुंबई आई है और इस बार ये यहाँ पर स्पॉट पंचनामा करेगी और पूरा जो सीन है उसको रिक्रिएट करेगी। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह को आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहाँ पर एनसीबी के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि प्रभाकर सैल जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उन्होंने गंभीर आरोप समीर वानखेड़े और एनसीबी के ऑफिशियल्स पे लगाए हैं। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने लोअर परेल में जांच पड़ताल की। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह ने हर पहलू पर नजर रखी। और इसके बाद बारी आई मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की, ड्रग्स कांड की सबसे अहम जगह। आरोप है कि यहीं पर एनसीबी ने रेड करके गिरफ्तारियां की थीं। यहीं से एनसीबी को काफी सबूत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीबी की जो विजिलेंस की टीम है वो 3 जगह का निरीक्षण करने के बाद अब वापस यहां से जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो दिल्ली एनसीबी की टीम है ये विजिलेंस की टीम है और ये मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल पर आई थी। सबसे पहले वो लोअर परेल गई, लोअर परेल से वर्ली गई और फिर यहाँ पर ये जो वर्ली के बाद यहाँ पर जो इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है यहाँ पर आई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन इसलिए है क्योंकि यहीं पर एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े के नेतृत्व में यहाँ पर उन्होंने रेड की थी और पूरा जो ये ड्रग्स का मामला था वो सामने आया था। अब ये भी समझ लीजिए कि इस तथाकथित वसूली कांड में कितने किरदारों के बारे में पड़ताल हो रही है। इसके केंद्र में है समीर वानखेड़े। इसके अलावा शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी, किरण गोसावी, प्रभाकर सैल और सैम डिसूजा के बारे में भी राज खुलेंगे। इस बीच मुंबई पुलिस के एसआईटी टीम ने शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी को समन भी किया है, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए मुंबई पुलिस से और समय मांगा है। मुंबई पुलिस भी किरण गोसावी के उगाही मामले की जांच कर रही है, यानी अभी कुछ किरदारों के चेहरे से नकाब उतरना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर आज एनसीपी के महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक नया आरोप लगाया। उनका कहना यह है कि समीर वानखेड़े की एक रिश्तेदार, उनकी साली पर एक ड्रग्स का केस चल रहा है। उधर समीर वानखेड़े ने अपनी सफाई दी। उन्होंने यह कहा कि यह का मामला तो 13 वर्ष पुराना है और इसके लिए उनको इस केस से जोड़ना सही नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने भी ड्रग्स कांड को आरोपों को लेकर सफाई दी है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि और कौन 3 लोग के नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की फहरिस्त है कि खत्म ही नहीं हो रही है। कमोबेश हर रोज नवाब मलिक नए नए आरोपों के बम फोड़ रहे हैं।
एनसीबी किसी एक आरोप की जांच शुरू करती है और वानखेड़े किसी एक आरोप का जवाब देते हैं, तब तक नवाब दूसरा संगीन आरोप जड़ देते हैं। नवाब मलिक के संगीन आरोप जारी। वानखेड़े के परिवार पर आरोपों की बौछार। अब सीधे ड्रग्स केस में फंसे होने का आरोप। अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की साली पर ड्रग्स केस में फंसे होने का आरोप लगाया है। मलिक के आरोप के मुताबिक समीर की पत्नी क्रांति की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर पर ड्रग्स का एक केस चल रहा है और मार्च में पुणे की कोर्ट में इसकी तारीख है। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक ने इस केस को लेकर वानखेड़े से जवाब देने की मांग की है। निजी आरोप लगने पर समीर वानखेड़े ने एक बार फिर सफाई दी है, लेकिन साथ में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। समीर वानखेड़े ने कहा, क्या ये सही है कि एक महिला का इस तरह से नाम उछाला जाए जिसके 2 बच्चे हैं और जिसका परिवार है? हम नवाब मलिक पर कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के परिवार के करीबी सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं। खुद समीर वानखेड़े पर वो धर्म बदलने से लेकर दूसरे संगीन आरोप लगा चुके हैं। पत्नी की बहन पर आरोप लगे तो समीर वानखेड़े ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जनवरी 2008 में ये केस हुआ था, तब तक वो सरकारी नौकरी तक में नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने 2017 में क्रांति रेडकर से शादी की। ऐसे में क्रांति के बहन के केस से उनका कोई संबंध नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री असलम शेख भी आज मीडिया के सामने आए। कहा जा रहा था कि क्रूज पार्टी में उनको भी बुलाया गया था और किसी कासिम खान नाम के शख्स ने उनको न्योता दिया था। ये बात खुद नवाब मलिक ने कही थी। इस पर आज असलम शेख ने कहा कि वो कासिफ को नहीं जानते और बीजेपी वाले पहले दिन से ही महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, तो ये एक बात सामने आई है कि भाई इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। जिस क्रूज पर यह सारा खेल हुआ वो भी अब तक जांच एजेंसियों के रडार पर है। एनसीबी की नई एसआईटी जांच का जिम्मा संभाल चुकी है। आज ये टीम मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंची। जांच में हर रोज नए आरोप लग रहे हैं और नए किरदार सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर अभी असली जांच बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। मुंबई ड्रग्स क्रूज केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार सबूतों और पूरे केस की परतें खोलने में जुटी है। इसी कड़ी में एनसीबी ने कल फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट और अजीत कुमार के आरोपियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों आरोपी तो एनसीबी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन आर्यन खान कल पूछताछ में नहीं पहुंचे। गिरफ्तारी, डील, गवाह और सियासी आरोपों की गुत्थी में उलझे क्रूज ड्रग्स की नए सिरे से जांच शुरू हो गई है। मामले की कमान संभालने वाली एनसीबी की नई टीम अब केस से जुड़े आरोपियों से फिर से पूछताछ में जुट गई है, ताकि ड्रग्स के इस हाई प्रोफाइल केस की एक-एक कड़ियों को जोड़कर पूरा सच सामने लाया जा सके। एनसीबी की नई टीम ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की तो सबसे पहले इसकी जद में आए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिन्हें रविवार सुबह ही एनसीबी की ओर से पूछताछ के लिए समन भेजा गया। रविवार देर शाम तक एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान का इंतजार होता रहा, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। जब इस बारे में एनसीबी के अधिकारी संजय सिंह से सवाल हुआ तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
आर्यन खान क्यों नहीं आया आज? क्या कोई रीजन बताया गया? आर्यन खान से पूछिए सर, कोई जवाब नहीं आया क्या? आर्यन खान के साथ ही एनसीबी ने अरबाज मर्चेंट और अजीत कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों एनसीबी दफ्तर में पेश भी हुए और दोनों से ही लंबी पूछताछ हुई। अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने बताया कि एनसीबी की नई टीम ने उनके बेटे का बयान दर्ज किया है। बातचीत हो रही है, अंदर इनको करना है, इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेटमेंट है, जो दिल्ली से टीम आई है उनको करना है, इसके हिसाब से स्टेटमेंट ले रहे हैं। स्टेटमेंट इज बीन रिकॉर्डेड, दे कॉल्ड नोटिस टू एवरीबॉडी, बट वन बाय वन whoever is coming, they're taking the statements. Aryan was not there. I don't know when is he coming. As of now, two of them have given a statements. बताया जा रहा है कि आर्यन खान की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो एनसीबी दफ्तर नहीं आ सके। माना जा रहा है कि आज या कल में वो एनसीबी के दफ्तर आएंगे और अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। एनसीबी की एसआईटी जो अब फिलहाल आर्यन खान और तमाम दूसरे मामलों पर जांच पड़ताल कर रही है, उन्होंने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और अचित कुमार को रविवार सवेरे समन देते हुए कहा कि रविवार को ही वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाए। अचित कुमार और अरबाज मर्चेंट तो पहुंच गए, लेकिन आर्यन खान नहीं पहुंचे। दरअसल बताया जा रहा है कि आर्यन खान की तबीयत थोड़ी नासाज है, हल्का बुखार है, इसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेने के लिए रविवार को नहीं पहुंच पाए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार तक वो जरूर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंच सकते हैं। इस बीच एनसीबी की विजिलेंस टीम ने ड्रग्स केस के अहम गवाह प्रभाकर सैल को भी समन भेजा है और उसे आज दोपहर पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रभाकर सैल वही गवाह है जिसने आर्यन केस में करोड़ों की डील का साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि इससे पहले भी विजिलेंस टीम प्रभाकर सैल को समन भेज चुकी है, लेकिन तब वो पेश नहीं हुआ था। ड्रग्स केस की जांच फिर से तेजी से बढ़ रही है। उम्मीद है कि नए सिरे से जांच में ड्रग्स केस की सच्चाई सामने आ सकेगी। मुंबई से विद्या और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, एटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो, सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ 342 रुपीज पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए, माई स्टाइल, माई सिग्नेचर, a premium product from Dilbagh. राजधानी दिल्ली की दिक्कत सिर्फ यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर नहीं है, बल्कि दमघोटू हवा भी दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। दिल्ली के आसमान में आज भी जहरीले धुएं की एक मोटी चादर फैली नजर आई। दिल्ली की हवा फिर खराब है। दिवाली से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 4 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्षरधाम मंदिर का इलाका हो या मंडी हाउस का, जहरीले धुएं की चादर सुबह से देर तक दिल्ली के आसमान में पसरी नजर आती है। एनसीआर की हवाओं में जहर घुल चुका है और जहर अब भी बरकरार है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर मौजूद हैं और हम कोशिश करते हैं अपने कैमरे के जरिए कि आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाएं। हालांकि साफ साफ जो अक्षरधाम मंदिर है वो आपको नजर नहीं आएगा और इसकी वजह है बढ़ता प्रदूषण का स्तर। हालांकि कुछ धुंध भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो है वो प्रदूषण है। दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 432 के पार है, यानी बहुत ही घटिया श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सुबह औसत AQI यानी हवा का गुणवत्ता स्तर 432 रहा, यानी खतरनाक। ये कितना खतरनाक है
इसे इस बात से समझिए कि AQI 50 से 100 तक ही अच्छा माना जाता है। 400 के बाद का स्तर बेहद खतरनाक माना जाता है, यानी दिल्ली की हवा खतरनाक रूप से प्रदूषित है। दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण एक बड़ी परेशानी बन गया है। इस वक्त हम मंडी हाउस के नजदीक मौजूद हैं और तस्वीर आप देखिए, आसमान पर चारों तरफ आपको धुंध नजर आ जाएगी और जाहिर सी बात है कोरोना का वक्त है तो अब लोग मास्क पहनने ही लगे हैं। लेकिन हम बात करें कि क्या हालात हैं इस वक्त दिल्ली में प्रदूषण के, तो जो आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं वो आपकी चिंता और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इस वक्त सीवियर कैटेगरी में प्रदूषण दिल्ली का दर्ज हो रहा है, यानी कि दिल्ली के जो ज्यादातर इलाके हैं वहां पर प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि तेज हवाओं से दिल्ली के वातावरण में छाए प्रदूषित धूल के बादल छंट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दिन निकलने तक धुंध बना रहा। वीकेंड पर हवाएं चलने की वजह से पटाखों से हुआ प्रदूषण तो दिल्ली एनसीआर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये धुएं की चादर ज्यों की त्यों है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6 नवंबर के बाद से जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से हवाएं चली हैं, उसमें पंजाब हरियाणा में जो पराली जली है उसका धुआं दिल्ली तक आ रहा है। दिल्ली को जहरीली वायु प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन फिर भी जमकर आतिशबाजी हुई। लेकिन हवा में फैले इस जहरीले धुएं के लिए आतिशबाजी के अलावा पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सवाल उठता है कि इस पर कब तक रोक लगेगी? आखिर कब तक दिल्ली वालों की सांसों पर खतरा मंडराता रहेगा? पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। देश की युवा पीढ़ी को खराब आर्थिक हालात के दौर में लव मैरिज की योजना से अब किनारा करना पड़ रहा है। परिवार से अलग रहकर खर्चा चलाने में नाकाम कई मिलेनियल्स अब अरेंज्ड मैरिज को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। एक सर्वे में शामिल 84% युवाओं ने अरेंज्ड मैरिज को अपनी पहली पसंद बताया। देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए कई सेक्टर्स मिलेनियल्स यानी 23 से 38 साल के लोगों की जरूरत के मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनकी मार्केटिंग से लेकर बिक्री की रणनीति तक सब कुछ मिलेनियल्स को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। घर बेचने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर इन पर निर्भर है, तो फिर कारों मोबाइल्स के भी बड़े खरीदार यही युवा हैं। कोरोना काल में कई सेक्टर्स की कमाई में आई कमी की वजह भी ये मिलेनियल्स ही है, क्योंकि इस दौरान इनकी भी आमदनी घटी है। अब हालात में तेजी से सुधार हो रहा है, लेकिन मिलेनियल्स को जिस तरह की वित्तीय आजादी की दरकार है, अभी उसे पाने का भरोसा इस जनरेशन में नहीं जागा है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की कमजोरी की वजह से अब इंटरनेट युग में बढ़ी हुई ये आबादी लव मैरिज से भी किनारा कर रही है। दरअसल कोरोना काल और उसके कुछ पहले से ही लोगों की आमदनी में लगातार कमी आई है और घर चलाने का खर्च बढ़ रहा है। मिलेनियल्स के लिए लव मैरिज के मायने हैं कि उन्हें काफी बड़ा खर्चा करना होगा और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी खुद उठाने जैसा मुश्किल काम करना होगा, जबकि अरेंज मैरिज में ज्यादातर जिम्मेदारियां शादी के बाद भी परिवार की वजह से निभाना आसान हो जाता है। इसी वजह से अब मिलेनियल्स परिवार के साथ के बिना शादीशुदा जिंदगी नहीं चलाना चाहते हैं। लव मैरिज न करने की एक वजह है कि उतार चढ़ाव से भरी दुनिया में मिलेनियल्स अपने लिए स्थिरता की तलाश कर रहे हैं। कोरोना से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था में नौकरियों के मौके घटने लगे थे और 2019 में भारत में बेरोजगारी की दर 45 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। अब बेहतर होते हालात में जिस हिसाब से देश की जीडीपी ग्रोथ में तेजी हो रही है, उस अनुपात में जॉब के मौके नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे में मिलेनियल सरकारी नौकरी, अरेंज मैरिज जैसी उम्मीदों के दम पर अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं। मिलेनियल्स की सोच में आए इस बदलाव का दावा 13 राज्यों के छोटे शहरों और कस्बों के अलग अलग बैकग्राउंड वाले मिलेनियल्स से बातचीत के बाद किया गया है। इसमें सैनिटेशन वर्कर से लेकर स्नैक बेचने वाले, क्लाइमेट रेफ्यूजी से लेकर छात्र तक शामिल हैं। इस रिसर्च के लिए 900 से ज्यादा मिलेनियल्स से बात की गई। इसके साथ ही CSDS की एक रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया, जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए गए हैं। इसमें उनसे उनकी आर्थिक उम्मीद, सामाजिक विचार और पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में राय ली गई। इस बातचीत में पता लगा कि जिन मिलेनियल से बात की गई उनमें से 84% ने अरेंज मैरिज की है। इसकी वजह है कि मिलेनियल अब
उस वित्तीय हालत में नहीं हैं जब वो अपने परिवार से दूर जाकर अपना पार्टनर ढूंढकर अपनी मर्जी से रह सके। लव मैरिज करने के बाद उनका खर्च कई गुना बढ़ जाता है और वो फिलहाल उसे उठाने की स्थिति में नहीं है। आज तक ब्यूरो। साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन ठगी के तरीकों में नए और बड़े बदलाव किए हैं। ये शातिर क्रिमिनल्स फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग साइट समेत गूगल पर लुभावने ऑफर्स देकर लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सर्च में ऊपर आने के लिए ये पैसों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे डिजिटल दुनिया में नई एंट्री लेने वाले भोले भाले लोग आसानी से इनका शिकार भी बन रहे हैं। इस बार दिवाली के मौके पर साइबर क्राइम में जमकर इजाफा हुआ है। सस्ती शॉपिंग ऑफर्स, लॉटरी जैसे लालच देकर मासूम लोगों से त्योहारों में पैसे ठगने की शिकायत खूब बढ़ी है। ये शातिर साइबर अपराधी ठगी के नए नए तरीके इजाद करके लोगों की जेब खाली कर रहे हैं। ये साइबर अपराधी गूगल पर विज्ञापन देकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे ग्राहक इनके ऑफर्स के झांसे में फंसकर खुद इन्हें फोन करते हैं। साइबर अपराधी लोगों को कई तरह के लालच देकर खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बताकर ऑनलाइन ठगी करते हैं। इसके साथ ही फर्जी ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाकर ज्यादा डिस्काउंट पर सामान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। होम डिलीवरी के नाम पर OTP मांगकर भी पैसे ठगे जा रहे हैं। यानी अब जो ये नया तरीका इन साइबर ठगों ने खोजा है, उससे लोग खुद इन साइबर अपराधियों को फोन करके इनकी साजिश का शिकार हो रहे हैं। इनका जो मुख्य तरीका साइबर अपराध करने का था वो ये था कि वो लोग ऐड देते थे, वो गूगल में ऐड देते थे, जिसमें फर्जी कस्टमर केयर के पदाधिकारी बन के जब लोग इनको कॉल करते थे तो ये ठगना स्टार्ट कर देते। इसमें ये होता है कि पहले जो मोडस चलता था जिसमें ये था कि कॉल ये लोग करते थे और लोगों को ठगते थे, अब वैसा नहीं है। अब लोग इसमें फंसे जा रहे हैं, लोग खुद इनको कॉल करते हैं और अपना जो है पैसा खुद गवा देते हैं। तो अगर गूगल पे आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, अन्यथा आपका पैसा ठगा जाएगा। साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए पुलिस, सरकार और सामाजिक संस्थाएं खूब जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह है देश की बड़ी आबादी डिजिटल साधनों का इस्तेमाल करना तो सीख गई है, लेकिन वो इसकी सुरक्षा को लेकर अनजान है। देवघर पुलिस कप्तान के निर्देशानुसार जो साइबर अपराध के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान चल रहा है, उसमें देवीपुर, मधुपुर, पथरौल और मार्गोमुंडा क्षेत्र से कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 16 मोबाइल फोन, 16 पासबुक, 48,000 नकद और 6 ATM कार्ड बरामद हुआ है। दरअसल हाल ही में जिस तरह से आनंद महिंद्रा ने UPI की बढ़ती पहुंच पर एक वीडियो शेयर किया है, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि डिजिटल दुनिया का हिस्सा तो हर वर्ग के लोग तेजी से बन रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के ठगों से हर कोई वाकिफ नहीं है और यही तरीका ये ठग अपनाकर अब ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो फ्री या सस्ते के लालच में खुद इनका शिकार बन रहे हैं। आज तक ब्यूरो।